अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। मैं हूं आपकी कोर्स इंस्ट्रक्टर लेक्चर आयशा तारिक। हम जो अपना कोर्स स्टडी कर रहे हैं वो है लाइट एंड ऑप्टिक्स। इसके लिए जो हमारी रिकमेंडेड बुक है वो है फिजिक्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स। इस बुक का बेसिकली पार्ट नंबर 5 है लाइट एंड ऑप्टिक्स, जिसका हम चैप्टर नंबर 37 स्टडी कर रहे हैं। और आज हमने चैप्टर नंबर 37 के लास्ट 2 टॉपिक्स, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म और माइकलसन इंटरफेरोमीटर, ये 2 टॉपिक्स बेसिकली स्टडी करने हैं। उसके बाद हमारा ये चैप्टर हो जाएगा एंड। अच्छा, अब पहले सबसे पहले थिन फिल्म होती क्या है? हम कहते हैं ऐसी फिल्म जिसकी लेयर्स बहुत ही ज्यादा थिन हो, जैसे कि ऑयल डाल दिया जाए वाटर पर, या फिर एक थिन सरफेस जैसे कि सोप बबल्स की होती हैं, बबल्स की थिन, बिल्कुल थिन सी लेयर हो जिस मटेरियल की, वो क्या कहलाएगी? थिन फिल्म बेसिकली कहलाएगी। अब हम देखना चाह रहे हैं कि थिन फिल्म की वजह से इंटरफेरेंस कैसे होती है। असल में इसके पीछे बैक में प्रोसेस क्या है कि आप फॉर एग्जांपल वाटर पानी लें, पानी के ऊपर थोड़ा सा ऑयल गिरा दें, ऑयल की एक लेयर ऐसे लगेगी जैसे बिल्कुल पानी के बिल्कुल बराबर। आपको कहीं ये फील नहीं होगा कि पानी, ऑयल की लेयर थोड़ा सा ऊपर उठ रही है पानी की सतह के, बल्कि नहीं, वो एक थिन फिल्म बना लेगी, बिल्कुल पतली सी लेयर पानी की सतह के ऊपर बना लेगी, जिसके ऊपर जब लाइट पड़ेगी, फॉर एग्जाम्पल आप रोशनी में आपने उसको रखा हुआ है, तो क्या आपको नजर आएंगे? आपको डिफरेंट कलर्स नजर आएंगे। कहीं ब्लू नजर आ रहा है, कहीं ज्यादा रेड नजर आ रहा है, कहीं मल्टी कलर्स का कुछ कॉम्बिनेशन सा नजर आ रहा है, कहीं ग्रीनिश सा नजर आ रहा है। तो ये क्या कहला रहे हैं कि ये जो हो रही है थिन फिल्म पे इंटरफेरेंस हो रही है। यानी व्हाइट लाइट, हमने आमतौर पे तो क्या देखा है कि व्हाइट लाइट जब किसी भी फिल्म पे वो इंसिडेंट होती है तो हमें क्या होते हैं, तो वो क्या बनाती है? इंटरफेरेंस बनाती है वेव्स का, वो जो रिफ्लेक्ट होती है उसकी 2 सरफेसेस से। अब इसको बात को आपको समझने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे इन्होंने जो एग्जाम्पल दी हुई है ना, उसके अकॉर्डिंग ऊपर भी एयर है और नीचे भी एयर है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एयर बबल्स, उसके अंदर भी लेयर के एयर है और बाहर भी क्या है? एयर है। ये वो थिन लेयर है। फॉर एग्जाम्पल यूं बबल की फुल लेयर है, ये फिल्म है, इसको फिल्म कंसिडर किया हुआ है, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? एन। जबकि एयर है दोनों साइडों पे, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है कि वो क्या है? 1 और 1 है। हम कह रहे हैं कि इससे रिफ्लेक्ट होने वाली इसकी एक ये सरफेस है और एक ये सरफेस है। इन 2 सरफेस से अलग अलग अमाउंट में क्या होगी? लाइट रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्टेड लाइट क्या होगी? इंटरफेयर करेगी। कभी वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर सकती है, कभी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती है। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होगा? इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट होगा, जिसे हम कहेंगे कि ये इस इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स बेसिकली कहेंगे। आप कहते हैं पीछे कुछ चैप्टर्स में जो हमने अभी रिकॉल नहीं करने, लेकिन आपने एक फॉर्मूला बस याद कर लेना है कि जब हम यूनिफॉर्म थिकनेस टी हो किसी भी फिल्म की और उसका इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो? एन हो, तो वेवलेंथ लैम्डा एन इस फॉर्मूले से दी जा सकती है कि लैम्डा एन इज इक्वल टू होगा लैम्डा ओवर एन। ये है ओरिजिनल वेवलेंथ कह सकते हैं, वैक्यूम में कंसीडर किया जा सकता है या फ्री स्पेस में कंसीडर किया जा सकता है लैम्डा को। और एन क्या है? बेसिकली किसी भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से वेवलेंथ क्या हो जाएगी, उस पर क्या फर्क आएगा, और रिजल्टेंट वेवलेंथ क्या बनेगी? लैम्डा एन बनेगी। बेसिकली ये इक्वेशन आपको ये समझाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, यानी वेवलेंथ क्या हो सकती है? मोस्ट ऑफ द केसेस जिन चीजों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है तो डिवाइड हो रही है, तो ओवरऑल वेवलेंथ की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। ठीक है, उसके बाद हम कह रहे हैं यही, अब हम एज्यूम करते हैं अपना प्रोसेस। अपने प्रोसेस में हम क्या कहते हैं कि जो रे 1 है जो कि रिफ्लेक्ट हो गई है अपर सरफेस से, हमने कहा ये हमारी ओरिजिनल रे आ रही है, इसका कुछ पार्ट ये रिफ्लेक्ट हो गया और कुछ पार्ट अंदर क्या हो गया? रिफ्रैक्ट हो गया। जो रिफ्लेक्ट होने वाला पार्ट है ना, हमने पढ़ चुके हैं कि रिफ्लेक्शन की वजह से 180 डिग्री का फेज चेंज आ जाता है। वो इसमें फेज चेंज आ गया, यानी क्रस्ट किस में बदल गया? ट्रफ में बदल गया इसके लिए। जबकि ये जो रिफ्रैक्ट वे हुई है ना, इस पे कोई भी डिफरेंस नहीं आया। ठीक है, अब हम कहते हैं ये जो ये वाली रे थी, ये क्या हुई है? मजीद वो हुई है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई है। एक इस वाले पोर्शन से रिफ्लेक्ट हुई है, बाकी बाकी की क्या हो गई है? रिफ्रैक्ट हो गई है। ठीक है, जो रिफ्लेक्ट हुई है उसमें उसके बाद उसके उसमें क्या हुआ है? यहाँ पे मटेरियल, मजीद वो मटेरियल से रिफ्रैक्ट होकर बाहर चली गई है। हम कह रहे हैं इसमें कोई भी फेज चेंज नहीं आया। उसकी वजह क्या है कि रिफ्रैक्शन भी डिपेंड कर रही है डेंसर टू रेयर या रेयर टू डेंसर। यहाँ पे देखें, एयर से ग्लास में हाई
रेयरर से डेंसर मीडियम पे टकराए हैं तो फेज चेंज आया है, जबकि यहाँ से एयर से और ग्लास से एयर वाली बाउंड्री के साथ टकराया है यानी डेंसर से रेयरर मीडियम में, तो रिफ्लेक्शन की वजह से कोई भी फेज चेंज नहीं आया। तो इसलिए रे वन और रे टू हम कहते हैं दोनों में ओरिजिनली अगर देखा जाए तो क्या है 180 डिग्री का फेज शिफ्ट इसमें आया है, इसमें कोई भी फेज चेंज नहीं आया। ठीक है, ये वाली बातें इन्होंने की हुई हैं। हम कहते हैं कि जो रे टू है, इसके अलावा नेक्स्ट चीज हम कहते हैं ये रे वन है, ये रे टू है। जो रे हमारे पास टू है ना, उसने क्या किया है कि इधर इसके वन के बराबर तक वैल्यू पहुंचने के लिए उसने क्या किया, ये थिकनेस टी है तो कुछ डिस्टेंस कवर किया है, जो कि किस पे डिपेंड कर रहा है, पाथ डिफरेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो उसकी वेवलेंथ पे, लैम्डा एन बाय टू हाफ वेवलेंथ फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं, प्लस उसमें क्या क्या है कि रे ने कितना ट्रेवल किया है, 2t ट्रेवल किया है, एक दफा नीचे आई है एक दफा ऊपर, ये उस केस में है। टी की वैल्यू हम कहते हैं उस केस में अगर जो हमारे पास बिल्कुल नियर टू नॉर्मल हो, यानी बिल्कुल स्मॉल एंगल नॉर्मल से बना रही हो, तो उस केस में ये assumption लगा लेते हैं कि ऑलमोस्ट जो है वो डबल टी के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट की है, वो वैल्यू इसने गेन की है, नीचे गई है टी डिस्टेंस फिर ऊपर आई है टी डिस्टेंस, तो ये बेसिकली कहा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कहा कि हमारे अगर हम लोग देखें इसके लिए, इस वाले केस के लिए, क्योंकि ये पहले से ही आउट ऑफ फेज है, ये फेज में, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो हमारे पास कंडीशन होगी वो क्या होगी, 2t, ये जो हमारा डिस्टेंस है पाथ डिफरेंस वो किसके बराबर होगा, m+1/2 लैम्डा एन के। ये देखें, ये आप लोग से देख सकते हैं क्लियरली, ये पिछले टॉपिक जो हम पढ़ के आए हैं उसमें क्या था कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फॉर्मूला था उस केस में जब दोनों फेज जो दोनों रेस थी क्या थी, इन फेज थी। लेकिन इस केस में एक रे ऑलरेडी आउट ऑफ फेज हो चुकी है 1 डिग्री के फेज डिफरेंस पे, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि m+1/2 लैम्डा एन, जबकि m की वैल्यू 1 2 3 सो ऑन है, तो इसमें क्या बन गई है, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की हमारे पास वैल्यू कंसिडर होगी। ठीक है बेटा, इसका जो रियल डिफरेंस है वो क्या है कि अगर 2t बराबर हो ना हाफ वेवलेंथ के, अगर 2t बराबर हो लैम हाफ वेवलेंथ के, तो हमारे पास दोनों वेव्स क्या हो जाएंगी, इसमें ऑलरेडी 180 का फेज शिफ्ट आ गया यानी हाफ वेवलेंथ का शिफ्ट आ गया, इसमें ये जो डिस्टेंस कवर करके आई है 2t का, ये भी हाफ वेवलेंथ के बराबर हो जाए, तो दोनों क्या हो जाएंगी एज फेज, फेज इनका दोनों का सेम हो जाएगा, अगर इसका ट्रफ है तो इसका ट्रफ होगा, इसका क्रस्ट है तो इसका क्रस्ट होगा, ये केस बताना चाह रहे हैं। तो इसलिए जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पिछले वाले केस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फॉर्मूला था, लेकिन इस केस में क्या है, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फॉर्मूला से रिप्लेस कर दिया गया है। हम सिर्फ वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं कि थिन फिल्म से रिफ्लेक्शन के बाद दो रेज जो इंटरफेयर करती हैं आपस में, उसके लिए कब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और कब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। इसी फॉर्मूले में किन्होंने क्या किया, लैम्डा एन की वैल्यू जो ऊपर अभी हम कैलकुलेट करके आए थे, लैम्डा इज इक्वल एन इज इक्वल टू लैम्डा ओवर एन, इस वैल्यू को पुट किया, लैम्डा इस साइड पे रह गया जबकि एन किधर चला गया, मल्टीप्लाई हो गया है। ठीक है, इसी तरह आप डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, यानी जब मैंने आपको कहा ना कि शिफ्ट हो गया 2nt इज इक्वल टू प्लस m+1/2 लैम्डा हो गया, जब इसके लिए क्या हो जाएगा 2nt इज इक्वल टू m लैम्डा, m की वैल्यूज ये आ गई। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि इस हम वो वैल्यूज कंसिडर कर सकते हैं, क्या करिए, ये n की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है कि हमारी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगी, या फिर कौन सी रे क्या होगी जिसमें फेज चेंज आएगा, कौन सी रे में फेज चेंज नहीं आएगा, ये एन की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। जैसे आपको पहले ही पता है कि रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएंगे तो फेज चेंज आएगा 180 डिग्री का, अगर तो डेंसर से रेयरर में जाएंगे तो कोई भी फेज शिफ्ट नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक क्विक क्विज उन्होंने दिया हुआ है कि हमने एक माइक्रोस्कोप स्लाइड प्लेस की एक दूसरी माइक्रोस्कोप स्लाइड के, जिसमें जो उसके लेफ्ट वाले एजेस से वो तो कांटेक्ट में थे, जबकि जो राइट वाले एजेस से उनके दरमियान में क्या रख दिया, एक पैटर्न, उनके वेज ऑफ एयर एग्जिस्ट बिटवीन स्लाइड, जो एक ह्यूमन हेयर रख दिया राइट साइड पे। ठीक है, दोनों के दरमियान में एक साइड पे राइट साइड पे हेयर रख दिया, जबकि लेफ्ट साइड वाली जो कंडीशन थी वो क्या हो रही थी, टकरा रही थी। कहते अब हम हमें बताया कि मोनोक्रोमेटिक लाइट हो, अब लेफ्ट एज जिस पे कोई भी चीज नहीं रखी हुई थी वहां क्या बनेगी, डार्क फ्रिंज बनेगी, ब्राइट फ्रिंज बनेगी, या इम्पॉसिबल है डिटरमाइन के लिए। इसका जो ऑप्शन है वो डार्क फ्रिंज है। अच्छा, डार्क फ्रिंज तो इसका ऑप्शन है, इसकी डिटेल जो है ना वो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा न्यूटन रिंग्स है ना, न्यूटन रिंग कुछ इस टाइप का न्यूटन रिंग का apparatus है, जिसमें क्या होता है कि एक ग्लास स्लाइड प्लेस
प्लेस की गई है एक दूसरी स्लाइड के ऊपर। जो हाँ दोनों स्लाइड्स बिल्कुल टच हो रही हैं पॉइंट ओ, वहां पे भी क्या बनता है, डार्क फ्रिंज बनती है, या डार्क मैं कह सकती हूँ रिंग बनता है। तो इस टॉपिक के आंसर में आपको यहाँ डार्क फ्रिंज क्यों बना है, जब दोनों स्लाइड्स आपस में बिल्कुल कांटेक्ट में है जिस साइड पे, वहां डार्क फ्रिंज क्यों बनी है, इसकी वजह आपको इसका टॉपिक आपको यहाँ समझ आ जाएगा जब यहाँ आप एक्सप्लेन करेंगे कि ये दरमियान वाली जो ओ पॉइंट पे बनती है, जो फ्रिंज बनती है, वो डार्क क्यों बनती है, इसका आंसर को डिटेल में हम डिस्क्राइब करेंगे तब। ओके। अच्छा, अब हमारे पास आ गया एक्स्ट्रा इसी के जो फर्दर ऑन पार्ट ही है कि न्यूटन रिंग। हम जो इधर से हमेशा लेते हैं थिन फिल्म जो हम लोग अभी तक देखते आए हैं, वो कौन सी थी, बिल्कुल फ्लैट वाली हमारे पास थी लाइन, बिल्कुल प्लेन हमारे पास इंटरफेरेंस पैटर्न आ रहे थे। लेकिन न्यूटन रिंग इस बेसिकली इसको क्यों कहा गया है कि हमने कहा एक वो हम लोगों ने एक फ्लैट ग्लास सरफेस ले ली है, उसके ऊपर एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस, प्लेनो कन्वेक्स का मतलब प्लेन, एंड दूसरी साइड कौन सी है, कन्वेक्स, प्लेनो कन्वेक्स लेंस प्लेस कर दिया, ऐसे प्लेस किया कि पॉइंट ओ पर जो था ना वो बिल्कुल एक दूसरे को टच कर रही थी, और जैसे जैसे एजेस की तरफ मूव करते थे तो क्या है, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस आ रहा था दोनों ग्लासेस के दरमियान, एक लेंस है और एक ग्लास प्लेट है। तो यहाँ जो हम कह रहे हैं कि यहाँ ना बिल्कुल इतना थोड़ा सा, बेशक फ्यू सेंटीमीटर का ही हो, बिल्कुल एक आध सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ एयर ट्रैप हो रही है जो कि क्या बिहेव करेगी इस पोर्शन में, जो इस बेशक हम एग्जैक्टली हम पी पॉइंट तक मेजरमेंट कर रहे हैं जो कि स्मॉल आर तक। तो इसमें क्या हो रही है, एक लेयर ऑफ एयर ट्रैप हो गई है जिसको हम थिन फिल्म का नाम देंगे। यानी थिन फिल्म वाले टॉपिक के अंदर न्यूटन रिंग वाले टॉपिक को रखने का मकसद यही है कि इसमें भी क्या बन रही है, ये एक छोटी सी थिन फिल्म सी बन रही है जिसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, कि उससे इंटरफेरेंस कंसिडर करेंगे। ठीक है, वो यही कह रहे हैं कि लाइट को ऑब्जर्व, लाइट की इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व करने का ये भी एक मेथड है। हम इस अरेंजमेंट को देख सकते हैं कि एयर फिल्म जो कि है ग्लास सरफेस के, वो थिकनेस, उसकी थिकनेस क्या होती है, इस पॉइंट पे जीरो होती है जहाँ पे दोनों वो जो लेंस वगैरह है वो कॉन्टेक्ट में है, और वैल्यू क्या बनती है, नॉन जीरो तक बढ़ जाती है जब पॉइंट पी तक अगर हम देखें। अगर हम कहते हैं ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है हमारे लेंस का, वो क्या है, बहुत ही ज्यादा ग्रेटर है स्मॉल आर से, तो हम क्या कंसिडर करते हैं, एक डार्क और लाइट फ्रिंज का पैटर्न इस तरह का ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो कि हमें पैटर्न इस तरह दिख रहा है। आपको ये ग्लास प्लेट जो दिख रही है वो बिल्कुल प्लेन दिख रही है, असल में ये ऐसा नहीं है, ये एक असल में सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल से मुराद है जैसे आपकी आपके फॉर एग्जाम्पल कोई कटोरी टाइप की चीज है ना, इस तरह का पूरा एक लेंस मौजूद है जो कि एक ग्लास प्लेट पर मौजूद है, जिसका एक कट पोर्शन आपको बेसिकली दरमियान से कट करके दिखाया हुआ है कि ये इस तरह की इसकी अलाइनमेंट है, यहाँ पे टच हो रहा है यहाँ पे नहीं। असल में ये क्या है, फुल समझे, फॉर एग्जांपल प्लेट कंसीडर कर लें जिसका दरमियान पॉइंट टच हो रहा है और साइड इस तरह, इसीलिए इससे जो इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है ये न्यूटन रिंग का बन रहा है। हर पॉइंट पे वो जो ऊपर सरफेस से देखें ना, अगर हम प्लेट को अंदर से देखें तो हर पॉइंट पे इंटरफेरेंस हो रही है, कहीं कंस्ट्रक्टिव और कहीं डिस्ट्रक्टिव, जिसकी वजह से क्या बन रहा है, ये रिंग पैटर्न बन रहा है। कहते हैं क्योंकि ये डिस्कवर किया था न्यूटन ने, तो फिर इसलिए इसको क्या कहते हैं, न्यूटन रिंग्स कहते हैं, न्यूटन के रिंग कहते हैं बेसिकली। अब कहते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न किस वजह से है, कि हम इस पे जब लाइट एयर फाइल फॉल करती है तो क्या होता है, जो एयर है वो यहाँ तक पहुंचने के बाद दो पोर्शन में कन्वर्ट हो गई, एक उसमें से रिफ्रैक्ट हो गई, ऊपर वाली जो हुई है उसको हम कंसिडर नहीं कर रहे, ठीक है, हम कह रहे हैं प्लेनो कन्वेक्स लेंथ है इसलिए सारा का सारा अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। हम यही कंसिडर कर रहे हैं कि सारी की सारी जो रे आ रही है वो अंदर ट्रेवल हो गई है, ऊपर वाले को हम कंसिडर नहीं किया कि इस सरफेस से भी कोई रिफ्लेक्शन हुई है या नहीं, रिफ्लेक्शन वगैरह। हमने क्या कहा, ये रे अंदर चली गई ग्लास मीडियम के, तो इस वाली बाउंड्री से पहले एक पोर्शन रिफ्लेक्ट हुआ, दूसरा आगे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद इस तरह रिफ्लेक्ट हुआ, और जब हमने इसे ऊपर से ऑब्जर्व किया तो हमारे पास दो रेज का इंटरफेरेंस हुआ। अगर कंस्ट्रक्टिव होगा तो हमारे पास क्या नजर आएगा, ब्राइट फ्रिंज नजर आएगी या ब्राइट रिंग नजर आएगा, और जब डिस्ट्रक्टिव होगा तो हमारे पास डार्क रिंग नजर आएगा। ठीक है, हम यही कह रहे हैं कि हमारे पास जो दो रेज थी, अब हम क्योंकि कह रहे हैं कि हमारे पास जो रे नंबर 2 है ये किससे रिफ्लेक्ट हुई है, ग्लास से जब एयर में कंटेक्ट कर रही थी, यानी डेंसर से रेयर मीडियम में जाते हुए, इसलिए रे नंबर 2 में कोई भी क्या होगा, उसमें फेज चेंज नहीं होगा, जबकि रे 1 क्योंकि वो एयर से टकराई है, किस पे, ग्लास पे टकराई है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम टकराई है, इसलिए रे 1 में क्या होगा, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आ जाएगा, पहली चीज। ठीक है, उसके बाद हम देखें, यही वाली बातें थोड़ी सी डिस्क्राइब की हुई हैं, उसके बाद हमने एन की वैल्यू को बोला है कि एयर के लिए हम लोग क्या लेंगे, एन इज इक्वल टू 1 लेंगे, तो हमारे पास जो लैम्डा की वैल्यू है वो जाहिर है
लैम्डा एन इज इक्वल टू, वो ही लैम्डा ही आ जाएगी, एन इज इक्वल टू 1 पुट करके। ठीक है, अगर हम कहते हैं ज्योमेट्री को ऑब्टेन करते हैं, अगर हम चैप्टर हमने ना पिछले कुछ चैप्टर्स में एक प्रॉब्लम नंबर 66 में बेसिकली ये आप लोग ड्राइव करेंगे कि रेडियस एक्चुअली प्रोपोर्शनल है किसके, एम डेल्टा आर ओवर एन के। बेसिकली इसमें क्या है हमारे पास, अगर हम लोगों को ये बाकी सारी वैल्यूज पता हो, वेवलेंथ लाइट की पता हो, इसके अलावा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह ये सारी चीजें पता हो, तो हम रेडियस आर कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे हम क्या बना सकते हैं कि जिससे हम स्मूथ अपने ये जो रिंग्स हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें आर की वैल्यू पता चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, इस कैपिटल आर यानी कितना कर्वेचर वाला लेंस हमें बनाना चाहिए वो मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं, न्यूटन रिंग की इंपॉर्टेंस या यूज के बारे में बताया हुआ है कि ये किस लिए यूज कर सकते हैं। कहते हैं अगर ये वाला मेथड हम यूज करते हैं और रिंग्स बहुत ही ज्यादा स्मूथ बनते हैं, कहीं टूटते फूटते नहीं है रिंग, तो हमें पता चल जाता है कि लेंथ बहुत अच्छा है। इसके अलावा अगर यहाँ पे कोई भी हमें दिखती है एबनॉर्मेलिटी दिखती है, यानी रिंग टूट गया कहीं, आधा रिंग आधा डार्क था आधा ब्राइट हो गया, तो इसके वजह मकसद है कि इसके मतलब है कि हमारा जो लेंस बना हुआ है वो प्रॉपर अच्छा नहीं है, परफेक्ट नहीं है, हमें उसे मजीद पॉलिश करके स्मूथ करके करना पड़ेगा और मजीद उसे अच्छा करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये लेंस टेस्टिंग में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अच्छा बेटा, उसके बाद एक है हमारे पास न्यूमेरिकल है, इंटरफेरेंस इन अ सोप फिल्म। उसमें क्या दिया हुआ है कि मिनिमम थिकनेस आपने बतानी है बबल फिल्म की, उसलिए हम लोग वैल्यू क्या पुट करेंगे, एम इज इक्वल टू की वैल्यू 0 पुट करेंगे। 0 ऑर्डर वाला वैल्यू, मिनिमम थिकनेस उन्होंने पूछी हुई है, 0 ऑर्डर वाला पुट करेंगे। कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाली बात पूछती है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला। रिफ्रैक्टिव लाइट, उसके बाद क्या हुआ है, वेवलेंथ की वैल्यू दी हुई है, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन भी वैल्यू दी हुई है। अभी हम देखते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये देखें, आपको मैंने अभी बताया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है, 2n t इज इक्वल टू m प्लस 1/2 लैम्डा। टी फाइंड कर ले कि ये 2n को इधर क्या ले आएंगे डिवाइड में, m की वैल्यू क्या पुट की, 0 पुट कर दी उन्होंने। तो और ये 2 से क्या हो जाएगा, बाद में वैल्यू 0 पुट करने के बाद जब समराइज करेंगे, समराइज करने के बाद 2 से कैंसिल हो नहीं, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होकर लैम्डा बाय 4n हो जाएगा, और आपकी वैल्यू आ जाएगी थिकनेस की कि कितनी थिकनेस होगी हमारे पास सोप बबल फिल्म की। ठीक है, सेकंड जो न्यूमेरिकल एग्जांपल है इसका, नॉन रिफ्लेक्टिव कोटिंग फॉर सोलर सेल्स। कहते हैं हम सोलर सेल्स के ऊपर ना नॉन रिफ्लेक्टिव कोटिंग करते हैं ताकि सारी की सारी ये जो ये पैटर्न हुआ है ना, असल में ये जो प्रोसीजर हुआ है कि सारी की सारी रे जो है ना वो अंदर की तरफ चली जाए, कोई भी रिफ्लेक्ट होके ना वापस आए। तो ऐसी कौन सी कोटिंग करें, सोलर प्लेट पर। तो आपको पता है सोलर प्लेट किस लिए यूज करती हैं, सनलाइट को यूज करती हैं, अब्सॉर्ब करती हैं, और सारी की सारी जो सनलाइट है उसको किस में कन्वर्ट कर देती हैं, एनर्जी में या इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग कहते हैं। हम चाहते हैं कुछ भी वेस्ट ना हो, सारी की सारी क्या हो जाए, यूज हो जाए। हम इसके बाद उन्होंने कहा हुआ है कि सोलर सेल के लिए क्या यूज करते हैं, एक थिन फिल्म यूज करते हैं सिलिकॉन मोनोऑक्साइड की, जिसमें इसकी वैल्यू एन की वैल्यू ये है। अब कहते हैं हम कहते हैं सिलिकॉन का ही बना हुआ सुपर सेल है जिसकी एन, सोलर सेल है जिसकी एन की वैल्यू ये है। तो आप बताएं कि इस पे जो मिनिमम फिल थिकनेस कितनी होगी, जब वेवलेंथ क्या है 550 नैनोमीटर है, और नियर द सेंटर ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम। ठीक है, उसके लिए जो इन्होंने फार्मूला यूज किया है, फार्मूला आप लोगों ने वही ऊपर वाला जो हम लोगों ने लिखा है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए बेसिकली हमने क्या करना है, लैम्डा ओवर ऊपर वाले फार्मूला में लैम्डा ओवर 4n वाला फार्मूला ही उन्होंने जनरली यूज कर लिया है। एन की वैल्यू क्या पुट की है, 1.45 पुट की है, जो कि किसकी है, सिलिकॉन ऑक्साइड की वाली एन की वैल्यू यूज की है, वेवलेंथ ये 550 नैनोमीटर लाइट की यूज की है। उसको वैल्यूज को पुट करके हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला ऑप्शन ये आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसको डिटेल से आप स्टडी कर लीजिएगा, जो बात आपको समझ ना आए वो मुझसे पूछ लीजिएगा। लास्ट हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का, माइकलसन इंटरफेरोमीटर। कहते हैं इंटरफेरोमीटर तो अमेरिकन फिजिसिस्ट ए माइकलसन ने बनाया था, तो इसलिए इसका नाम माइकलसन इंटरफेरोमीटर कर लिख दिया। ये बेसिकली क्या करता है, इसकी डायग्राम से बेसिकली आपको समझने की जरूरत है। हम ये इसका पर्पस क्या है कि ये लाइट सोर्स आ रही है, लाइट सोर्स से आने वाली जो लाइट है वो मिरर एम नॉड पे टकराएगी और दो पार्ट्स में चली कन्वर्ट हो जाएगी। एक पार्ट जाएगा मिरर M1 में और एक पार्ट जाएगा मिरर M2 में। ठीक है, जो एरर M1 में जा रहा है वो बेसिकली क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब है इसमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आ रहा है। जबकि जो मिरर 2 में जा रहा है वो रिफ्रैक्ट हो रहा है, यानी कोई भी फेज चेंज इसमें नहीं आ रहा। इसके बाद मिरर 1
ये जो जानने वाला है, ये जो जा रहा है ना, देखें दोबारा से मिरर M1 पे टकराया है, यानी पहले अगर 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आया हुआ था, दोबारा 180 डिग्री का आ गया, टोटल 360 माइनस मतलब 0 डिग्री, यानी कोई भी फेज शिफ्ट नहीं टकराया, नहीं बचा। इस वाली पार्ट ने क्या लेंथ जो हमारे पास है, लेंथ L1 टोटल डिस्टेंस कवर किया है, और दोबारा मिरर हमारे पास M0 पे मिला है, जबकि इस वाले ने जो दूसरा पार्ट था, इसने डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस जो है L2 कवर किया है, मिरर 2 से रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या आ गया, इस पॉइंट पे आ गया। ठीक है, पॉइंट पे आने के बाद हमने क्या किया, इस वाले टेलीस्कोप से इस मिरर के ऊपर स्टडी किया, तो जो रेस आ रही होंगी वो क्या बनाएंगी, इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएंगी। अब ये भी सर्कुलर रिंग्स की तरह की फॉर्म में ही होंगी। ठीक है, हम कह रहे हैं ये क्या मेजर करने के लिए, देखें उसमें यही क्या है, स्प्लिट करता है एक लाइट बीम को दो पार्ट्स में और उनको रिकम्बाइन करता है, इंटरफेरेंस पैटर्न बनाता है। जो डिवाइस है वो किस लिए यूज करता है, वेव करते हैं वेवलेंथ मेजर करने के लिए, या फिर लेंथ भी मेजर करते हैं हम लोग किस चीज की, जो कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिरर की, ताकि नंबर ऑफ काउंटेबल वेवलेंथ, हम बेसिकली क्या करते हैं, लेंथ मेजर करते हैं कि मिरर वन को, इनमें से कोई एक मिरर M2 और M1 क्या होता है, मूवेबल होता है, इन्होंने कहा एडजस्टेबल मिरर, मिरर जो है वो M1 है। हम M1 की वैल्यू आगे पीछे कर सकते हैं, जिससे क्या होता है, इंटरफेरेंस पैटर्न चेंज होता है, और हम चेंज होने के बाद क्या करते हैं, वैल्यूज को मेजर करते हैं। इसको अभी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। हम कहते हैं, इन्होंने क्या हुआ है कि ये डायग्राम शो की हुई है, रे जो है मोनोक्रोमेटिक सोर्स है वो स्प्लिट हो गई है दो पार्ट्स में, जो कि किस मिरर पे, M0 पे, जो कि इंक्लाइंड है 45 डिग्री पर इंसिडेंट लाइट बीम के। ये देखिए, ये कह रहे हैं ना, ये वाला जो लाइट बीम है इस पे 45 डिग्री पर ये मौजूद है हमारा मिरर M0। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या कहा हुआ है कि हमारे पास लाइट जो मिरर M0 है वो क्या कहलाता है, बीम स्प्लिटर कहलाता है, क्योंकि वो ट्रांसमिट करता है हाफ जो इंसिडेंट ऑन, ट्रांसमिट करता है हाफ को, और आधी को क्या करता है, हाफ को रिफ्लेक्ट करता है। ट्रांसमिट होने वाली कौन सी है, जो नीचे M2 पे गई है, जबकि रिफ्लेक्ट होने वाली कौन सी है, जो M1 पे गई है। ये बात आप लोगों ने इसमें याद रखनी है। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, वन एक जो रिफ्लेक्ट हुई है M0 पे, वो किससे जाए, किस पे जाएगी, मिरर M1 पे, और जो दूसरी ट्रांसमिट हुई है वो M0 पे जाएगी, M0 से वो टुवर्ड M2 पे जाएगी। जो दो रेज हैं वो सेपरेट पाथ्स L1 और L2 कवर करेंगी, जो रिफ्लेक्शन के बाद M1 और M2 से दो जो रेज होंगी वो रिकम्बाइन करेंगी दोबारा M0 पर, और प्रोड्यूस करेंगी एक इंटरफेरेंस पैटर्न, जो कि हम टेलीस्कोप से ऑब्जर्व कर सकते हैं। कहते हैं इंटरफेरेंस कंडीशन जो दो रेज की हैं वो डिटरमाइन की जा सकती हैं डिफरेंस इन देयर पाथ लेंथ। तो उसके पाथ लेंथ पे बेसिकली L1 और L2 की वैल्यू को मेजर करके कि कितना डिफरेंस आ रहा है, इस पे मेजर कर सकते हैं। क्या कहते हैं, दो मिरर्स जो कि एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होंगे एच एक दूसरे के, क्या क्रिएट करेंगे, इंटरफेरेंस क्रिएट करेंगे एक टारगेट पैटर्न का, और एक ब्राइट और डार्क सर्कुलर फ्रिंजेस बनाएंगे। यही वाली बात की बात हुई है कि जो दो लेंसेज हैं हमारे पास, जो मिरर हैं M1 और M2, एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर हैं, और एक दूसरे के लिए क्या इंटरफेरेंस, सर्कुलर इंटरफेरेंस काज कर रहे हैं, पैटर्न बना रहे हैं सर्कुलर फ्रिंजेस। कहते हैं अगर M1 को हम मूव करें तो फ्रिंज पैटर्न क्या होगा, कोलैप्स भी हो सकता है या फिर एक्सपैंड भी हो सकता है, यानी नजदीक भी आ सकता है, फ्रिंजेस एक दूसरे के करीब भी आ सकती हैं या फिर दूर भी जा सकती हैं एक दूसरे से, डिपेंड करता है कि किस डायरेक्शन में हमने M1 को मूव किया है। हम कहते हैं अगर डार्क सर्कल अपेयर हो रहा है सेंटर पे, ठीक है, सेंटर ऑफ द टारगेट पैटर्न, हम कहते हैं दरमियान में बिल्कुल डार्क पैटर्न वो अकर हो रहा है, तो ये किस वजह से, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। अगर हम M1 को मूव करें एक डिस्टेंस लैम्डा/4, यानी हम सिर्फ मूव कर रहे हैं और डिस्टेंस मैयर कर रहे हैं, मैयर करने से हमें लैम्डा/4 कैसे पता चला, M0 की तरफ मूव करना है लैम्डा/4 के पाथ डिफरेंस जो वो चेंज हो जाएगा लैम्डा/2, यानी लैम्डा/4 जाने का और लैम्डा/4 आने का, हमारी रेखा टोटल कितना चेंज हो जाएगा, लैम्डा/2। तो उस केस में क्या होनी चाहिए कि हमारा जो डार्क सर्कल था वो सेंटर पे, वो क्या बन गया, ब्राइट सर्कल बन गया। बेसिकली ऐसे ही मैयर करते हैं, हमें जो पैटर्न दिख रहा है, अगर दरमियान में डार्क सेंटर दिख रहा है, हमने मिरर M1 को थोड़ा सा क्या मूव करना है, M0 की तरफ, ये जो हमारा मिरर 1 है इसको M0 की तरफ थोड़ा सा मूव करना है। अगर जिस पॉइंट पे जो बीच वाला डार्क सेंटर वो कन्वर्ट हो जाए ब्राइट सेंटर पे, हम कहेंगे ये वैल्यू किसके इक्वल है, लैम्डा/2 के इक्वल है। ठीक है, यानी इस कंडीशन के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, लेंथ को इक्वल टू लैम्डा/2, तो हम लोग वेवलेंथ मेजर कर सकते हैं अपनी
अपनी जो लाइट है उसकी, ये बेसिकली ज्यादातर वेवलेंथ मेजर करने के लिए यूज होता है। कहते हैं अगर हम जो फ्रिंज पैटर्न है उसको शिफ्ट कर दें 1/2 फ्रिंज ईच टाइम एम वन इज मूव, अगर हम λ/4 मूव करेंगे तो एक आधी आधी फ्रिंज बेसिकली चेंज हो जाएगी, यानी डार्क की जगह ब्राइट आ जाएगी, ब्राइट की जगह क्या आ जाएगी, डार्क आ जाएगी। वेवलेंथ ऑफ लाइट मेजर की जाती है नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट से कंसिडर करके, जैसे मैंने आपको बताया है। तो फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, और इसके बाद डिस्कशन में इसकी इसके कहते हैं दो टाइप की माइकलसन इंटरफेरोमीटर, दो टाइप के हैं। एक है फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी और दूसरा कैंसर है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। इस दूसरे वाले को लिगो भी कहते हैं, ठीक है। और इस पहले वाले को FTIR वाला प्रोसीजर है बेसिकली, वो कहते हैं FTIR स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, इसमें ना एक पिछले टॉपिक में एक चीज मैं बताना भूल गई, वो क्या बताना भूल गई बेसिकली, कि हमारे पास जो दरमियान वाला बिल्कुल पॉइंट है, ये न्यूटन रिंग का ये दरमियान वाला पॉइंट, इस पे डार्क फ्रिंज ही क्यों बनती है। डार्क फ्रिंज बनने की वजह क्या है, देखें बेटा, एक जो हमारी वेव है ये इस वाले से रिफ्लेक्ट हो रही है, इसमें क्या वो क्या डिस्टेंस बेसिकली आ रहा है, इसमें जो एयर से ग्लास से एयर में शिफ्ट हो रही है, इसका डिस्ट्रक्ट वो इंटरफेयर कितनी हुई है, बिल्कुल नो चेंज इन फेज। जबकि दूसरी वाली जो कि एयर से इस दूसरे वाले को टच हुई है ना, बेशक बिल्कुल ना होने के बराबर भी एयर थी, लेकिन एयर से रेयर से डेंस मीडियम में टकराई है, इसलिए रे वन जो इस पॉइंट पे एग्जैक्टली रे टू जो होगी इस पॉइंट पर वो नो फेज चेंज, रे वन जो इस वो पॉइंट पे होगी उसमें क्या होगा, 180 का फेज शिफ्ट, यानी क्रस्ट रफ में बदल चुका है। और क्योंकि पाथ डिफरेंस कोई भी नहीं है, जीरो के बराबर है, थोड़ा सा भी इस तरह का डिस्टेंस दूसरी रे ने कवर नहीं किया कि कुछ ना कुछ हो सकता, तो इसलिए क्या होगा, एक वेव का समझे ट्रफ है, दूसरी का क्रस्ट है, जिसकी वजह से दरमियान वाला पोर्शन जो न्यूटन रिंग का बनता है वो हमेशा डार्क बनता है। और यही कुछ कुछ बात समझाने की कोशिश कर रही थी कि इंटरफेरोमीटर भी के दरमियान में डार्क फ्रिंज बन रही है, इसका मतलब है पहले डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही थी, हमने λ/4 मूव किया, λ/4 को मूव करने का मतलब है λ/4 इधर प्लस λ/4 वापस आते हुए चेंज आया। मैं नहीं ये कह रही कि एल पहले समझो 10 मीटर था, 10 मीटर में फॉर एग्जाम्पल 2 मीटर मैंने इसे इधर कर दिया, तो 2 + 2 4 का चेंज बेसिकली आया, -10 में से 4 माइनस कर देंगे तो 6 बच गया, कुछ इस तरह की वैल्यूज हैं, ठीक है। फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, पहले पहले तो स्पेक्ट्रोस्कोपी की डिफाइन दी हुई है कि स्टडी करना वेवलेंथ डिस्ट्रीब्यूशन को किसी भी सैंपल की, जिससे क्या आप करते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से एटम्स कौन से मॉलिक्यूल सैंपल में मौजूद हैं। बेटा आमतौर पे हम लोग रिसर्च करते हैं ना, जब आप भी इंशाल्लाह नेक्स्ट जब रिसर्च वर्क में जाएंगी तो आप देखेंगे, हम अगर अपना सैंपल बना लेते हैं ना, कोई भी लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं, मटेरियल फिजिक्स में फॉर एग्जांपल जाएंगी, वो इसमें यही कह रहे हैं कि ज्यादातर ये कहाँ यूज होती है, हमारे पास केमिकल एनालिसिस वगैरह में यूज होती है। कहते हैं हम अपना सैंपल बनाने के बाद हमें नहीं पता होता उसमें कौन सी मटेरियल कितना मौजूद है, हम क्या कराते हैं, उसका FTIR कराते हैं। FTIR का रिजल्ट हमें क्या बताता है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट किस किस अमाउंट पे किस किस पोजीशन में और कौन कौन सी वेवलेंथ का कॉम्बिनेशन की वजह से आए हुए हैं, तो हमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देता है अबाउट सैंपल स्ट्रक्चर बेसिकली, ठीक है। वो कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट ज्यादातर इसको यूज करते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को डिटरमाइन करने के लिए। इसमें क्या होता है कि ऑप्टिकल एलिमेंट, देखिए आमतौर पे स्पेक्ट्रोस्कोपी जो हम यूज करते थे ना, आपको याद हो कि हम लोग एक प्रिज्म यूज करते थे, ग्लास प्रिज्म वाइट, उस पर व्हाइट लाइट डालें तो दूसरी तरफ से उसमें से क्या निकलती थी कि दूसरी तरफ से वेवलेंथ डाइवर्ज हो जाती थी, कुछ इस तरह कलर्स अलग अलग दिखते थे। इसके अलावा डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, जो कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में भी पढ़ेंगे, ठीक है, ये डायफ्रैक्शन वाला ग्रेटिंग वाला हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ना है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सैंपल है उसमें अगर एक से ज्यादा वेवलेंथ मौजूद है तो वो अलग अलग एंगल पर डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, और हम उसको मेजर कर पाते हैं कि हाँ ये वेवलेंथ इसके अंदर मौजूद है। तो ये तो हमारा जो हमारा वेरियस वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन और उनकी इंटेंसिटी के सिग्नल को डिटरमाइन किया जा सकता है फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, FTIR, इंफ्रारेड का IR, FTIR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो कहते हैं कि हमने इसको यूज किया है, ये किस लिए, हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रम बना सकता है, टाइम इंटरवल कितना होता है, 1 सेकेंड, जिसके लिए हमें टोटल टाइम 30 मिनट्स में हमें
बहुत ही ज्यादा 1 सेकंड के अंदर मिलने वाले बहुत सारे क्या मिलते हैं, सैंपल मिल जाते हैं, जिन्हें हम कंपेयर अप करते हैं और हम एक अच्छी सी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमारे सैंपल के बारे में, मॉलिक्यूल के बारे में, उसका स्ट्रक्चर, उसकी शेप, ये इस बारे में, उसके लेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। जैसे इस टेक्निक में क्या होता है, रेडिएशन जो सैंपल में एंटर होती है, माइकलसन एंटर फ्रॉम अ सैंपल इंटर्स अ माइकलसन इंटरफेरोमीटर। सैंपल से रेडिएशन, हम जो लाइट डालते हैं वो सैंपल पे डालते हैं, सैंपल से निकलने वाले रेडिएशन माइकलसन इंटरफेरोमीटर बेसिकली क्या करता है, डिटरमाइन करता है। मूवेबल मिरर जो होता है उसमें उसको स्वेप्ट किया जाता है जीरो पाथ डिफरेंस कंडीशन पे। जैसे मैंने आपको बताया कि हम क्या करते हैं कि ऐसे एडजस्ट करते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, जीरो पाथ डिफरेंस वाला केस फॉलो करते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमारे पास हो और इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एट अ व्यूइंग पोजीशन इज रिकॉर्डेड, और इंटेंसिटी रिकॉर्ड की जाती है। उसके बाद क्या बनाया जाता है, वो बेसिकली इंटेंसिटी और फंक्शन ऑफ मिरर पोजीशन, यानी मिरर किस पॉइंट पे था तो इंटेंसिटी कितनी थी। इस दो चीज को हम लोग एक बेसिकली ग्राफ बनाते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, इंटरफेरोग्राम कहा जाता है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स डाटा होता है। टेबल फॉर्म में भी डाटा लिया जाता है, लेकिन ज्यादातर हमें क्या, टेबल फॉर्म में हमें माइकलसन इंटरफेरोमीटर डाटा स्टोर करके देता है, खुद उसकी स्क्रीन पर ग्राफ भी बनता है बेसिकली। हमें जो डाटा मिलता है वो क्या मिलता है, टेबल की फॉर्म में मिलता है, हमने उसका खुद दोबारा से ग्राफ जनरेट करना होता है विद द हेल्प ऑफ एनी सॉफ्टवेयर जिसे, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके वेवलेंथ मेजर कर सकते हैं हमारे, हमें बेसिकली इंफॉर्मेशन, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद ये एक जो ये तस्वीर दिखाई हुई है ना, ये बेसिकली लीगो की दिखाई हुई है, जो नीचे हमने पढ़ना है। तो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो जो इंटरफेरोग्राम है वो क्या करता है, एनालाइज किया जाता है कंप्यूटर से, कंप्यूटर के जरिए, जिसको प्रोसेस को क्या कहलाते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म कहलाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमें क्या वेवलेंथ कंपोनेंट तमाम मिल जाते हैं या हम प्रोवाइड करते हैं, तो हमें एक ग्राफ मिल जाता है और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन फोरियर ट्रांसफॉर्म के थ्रू मिलती है। अच्छा, दूसरा हमारे पास है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। इतना इसको जो आसान नाम है वो हम क्या कहते हैं, लीगो। आपको पेपर में क्वेश्चन लीगो आ सकता है, जरूरी नहीं कि वो इतना लंबा नाम लिखें, वो कहेंगे एक्सप्लेन एंड मतलब एक्सप्लेन करें लीगो को। शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। पहली बात तो ये देखें कि ये कितनी ऊपर से तस्वीर ली गई है, और ये बहुत ज्यादा सेवरल किलोमीटर्स पे इसका जो वो होता है वैल्यू होती है। ये बीच में हम कह सकते हैं कि हमारा सोर्स है, ये इतनी दूर जाकर एक बहुत बड़ा मिरर प्लेस किया हुआ है, ये लेंथ है L1 फॉर एग्जांपल, ये वाली लेंथ है L2, और ये सेवरल किलोमीटर जितना बड़ा होता है। हम कहते हैं आइंस्टाइन ग्रेविटेशनल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या प्रोडिक्ट करती है, कि जो ग्रेविटेशनल वेव्स भी होती हैं, कि ग्रेविटेशनल, ग्रेविटी भी कोई मटेरियल से रिलेटेड चीज नहीं है, बल्कि मटेरियल ये भी वेव्स की फॉर्म में होती है, आइंस्टाइन का ये मानना है। ठीक है, और जो वेव्स हमारी तरफ आती हैं वो किस वजह से होती हैं, ग्रेविटेशनल डिस्टरबेंस की वजह से होती हैं। यानी हमारे जो आपका आइंस्टाइन की दिमाग वाली सोच है ना, वो क्या है कि जो स्पेस है वो एक शीट है, जो हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं ये असल में क्या कर रहे हैं, उस शीट के ऊपर जैसे बॉल्स की तरह पड़े हुए हैं, और उसको क्या कर रहे हैं, बेंड आउट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक दुपट्टा लें या कोई भी कपड़ा लें, उसके ऊपर बॉल्स फेंक दें जगह जगह, तो वो बॉल्स क्या करेंगी, एक डंप क्रिएट करेंगी जिस पॉइंट पर वो मौजूद होंगी। और अगर एक छोटी बॉल को बड़ी बॉल के पास से गुजारा जाए, तो वो क्या करेगी कि कोशिश करेगी उसके उसके जो इंटरफेरेंस उसके मतलब आने की कोशिश करेगी कि उससे वो हो जाएगी, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाएगी, पाथ उसका चेंज हो जाएगा, किस वजह से, बड़ी बॉल के उस जो उसने जो स्पेस में एक स्पेस शीट में एक कर्व डाला है उसकी वजह से। कुछ इस तरह का आइंस्टाइन का व्यू है कि ये बेसिकली जो ग्रेविटी है ये मटेरियल से रिलेटेड, बॉडी से रिलेटेड नहीं है, बल्कि क्या है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, और ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं, इस तरह की बातें। आल्दो अभी तक इसका कोई साइंटिफिकली प्रूवन वैल्यू नहीं आई और हमने इसको नहीं मैयर किया। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम कह रहे हैं कि जो आइंस्टाइन थ्योरी के मुताबिक क्या है, कि ग्रेविटेशन इक्वल है डिस्टरबेंस ऑफ स्पेस में, कि स्पेस में कितनी डिस्टरबेंस है। ठीक है, और इसको हमने
कहते हैं जब ग्रेविटेशनल वेव्स डिस्टर्ब फ्रॉम अ डिस्टरबेंस, किसी डिस्टरबेंस की वजह से अर्थ पे पास करती हैं, वो क्या करती हैं, एक लोकल स्पेस क्रिएट करती हैं, कुछ इस तरह की चीजें। अब हमारा लिगो सिस्टम डिजाइन तो किया गया था कि वो इस डिस्टॉर्शन को मैयर किया था, लेकिन उसने इस डिस्टॉर्शन को क्या किया, मैयर नहीं कर पाया। तो बेशक उसको एक मैसिव पेंडुलम उसमें जो हमारा मिरर था वो बहुत ही एक मैसिव पेंडुलम पे मैयर किया, ताकि वो मूव कर 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 करके डिस्टॉर्शन को क्या करे, हमारा मिरर उसको मैयर कर सके। लेकिन और उसको साइज कितना बना दिया, सेवरल किलोमीटर्स, उसका पाथ लेंथ कितना बना दिया, सेवरल किलोमीटर्स उसकी लेंथ बना दी। तो इंटरफेरोमीटर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि ग्रेविटेशनल पास जब पास वो ग्रेविटेशनल वेव पास करेगी तो पेंडुलम से, और अटैच मिरर मूव करेगा। अटैच मिरर ग्रेविटेशनल वेव के पास होने की वजह से बहुत बड़ा मिरर है, इसलिए उस पर भी ग्रेविटेशनल वेव का असर होगा, इसलिए क्या होगा, पेंडुलम हमारा मूव करने लगेगा, यानी स्टिल जमीन के साथ खड़ा नहीं रहेगा, उसकी वजह से क्या करेगा, मूव करने लगेगा, और फिर इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा लेजर लाइट की वजह से। दो आर्म, जब दोनों आर्म्स क्या होंगी, चेंज होगी, यानी दो आर्म लेंथ चेंज होगी। अल्दो उसके बाद कह रहे हैं दो साइड से इंटरफेरोमीटर यूनाइटेड, जहाँ पे अभी तक मौजूद है, एक यूनाइटेड स्टेट में, तो एक यूनाइटेड स्टेट में कहाँ पे है, रिचलैंड वॉशिंगटन में है, और लिविंगस्टोन में है, लुजियाना में, जो कि क्या करता है, कॉन्सिडेंस स्टडी करने के लिए है ग्रेविटेशनल वेव की। जो दो आर्म्स है माइकलसन इंटरफेरोमीटर के, ये क्या है, एविडेंट इन द फोटोग्राफ, ये जो फोटोग्राफ ऊपर दिखाई हुई है उसमें दो आर्म्स बेसिकली दिखाए हुए हैं, जैसे मैंने आपको बताया। एक ये आर्म बेसिकली दिखाया हुआ है, मिरर M1 यहाँ हो सकता है, और मिरर M2 यहाँ, एम नॉड वाला मिरर यहाँ पे है। ठीक है बेटा, ये चीज उन्होंने शो की हुई है। उसके बाद कहते हैं ये क्या करते हैं, दीज रन्स, हम कहते हैं 6 डाटा रन्स परफॉर्म किए गए थे ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर 2000 2010 में। तो ये कोऑर्डिनेट करते हैं दूसरे ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर से, जैसे कौन से मौजूद हैं, जियो हैनोवर में मौजूद है, जर्मनी, हैनोवर जर्मनी की जगह है। टेमा जो है वो मौजूद है मिटाका में, जापान की किसी सिटी का नाम है। विर्गो है कैस्कीना, इटली में मौजूद है, जो कि अब हम कहते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स तो अभी तक कोई डिटेक्ट नहीं हुई, लेकिन डाटा जो इनसे मिला है उसमें क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है मॉडिफिकेशन के लिए और डिजाइन फीचर्स करने के लिए, नेक्स्ट जनरेशन डिटेक्टर, यानी मजीद अच्छे डिटेक्टर्स बनाने के लिए उससे जो डाटा मिला है वो काफी ज्यादा क्रिटिकल है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम कह रहे हैं कि अब जो है वो इन्होंने कहा हुआ है कि अब जो है वो अपग्रेडेशन चल रही है इसी वाले लीगो की, कितने, फैक्टर बाय फैक्टर ऑफ 10, यानी 10 गुना उसकी पावर बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, ताकि मे भी हो सकता है कि हम लोग उसमें क्या कर सकें, ग्रेविटेशनल वेव जो है वो डिटरमाइन कर सकें, जो कि आइंस्टाइन ने बोला हुआ था, जो कि अभी तक हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सके। ठीक है बेटा, इसमें एमसीक्यूज भी मौजूद हैं यहाँ पे, और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है लीगो, उसके बारे में डिटेल। अच्छा, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपको पता है कि आपने इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करने हैं, और न्यूमेरिकल जो है वो आपने ऑड नंबर करने हैं। ऑड नंबर टोटल 40 के करीब टोटल हैं, तो ऑलमोस्ट 20 to 25 आप लोगों के न्यूमेरिकल्स बनेंगे जो आप लोगों ने सॉल्व आउट करने हैं। ठीक है, ओके बेटा, जब हम नेक्स्ट लेक्चर लेंगे इंशाल्लाह, उसमें हम इस जो हमारा पार्ट है उसका लास्ट जो चैप्टर है, डायफ्रैक्शन पैटर्न एंड पोलराइजेशन, इसको स्टडी करेंगे। उसके टोटल 6 ही उसको उसके भी टॉपिक है, हमारा लास्ट चैप्टर है इस कोर्स का, उसके बाद ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ओके बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।